Hi friends, welcome you in my YouTube channel Study Hard. So today we are read chapter number 11 Work and Energy of class 9th NCERT book. So what is work? Work अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वर्क क्या होता है तो आप कहेंगे कि हम जो भी काम करते हैं, कभी भी हम जो भी काम करते हैं हम उसे वर्क कहेंगे। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में ये वर्क नहीं होता है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो ये आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं, ये आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर आप सो रहे हैं तो ये भी आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन विच केस वर्क इज डन, कौन से केस में वर्क डन होता है? तो अगर हम साइंस की लैंग्वेज, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो वर्क डन तब होता है जब फोर्स एक जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। वो डिस्प्लेसमेंट कितनी भी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो। इन दिस केस वर्क इज डन when force is applied on an object and the object is displaced. In this case work is done. सो तो वर्क तो हमें पता लग गया, लेकिन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एक पर्सन है जो काम 2 घंटे में कर रहा है, वही काम दूसरा पर्सन 4 घंटे में कर रहा है। तो इस हिसाब से एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई? एनर्जी 2 घंटे वाले पर्सन की ज़्यादा हुई 4 घंटे वाले पर्सन के मुकाबले, क्योंकि वो पर्सन जो है वो लेस टाइम में मोर वर्क कर रहा है, कम टाइम में वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, यानी कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। और जो 4 घंटे में जो काम कर रहा है वो पर्सन, उसकी एनर्जी कम है, क्योंकि वो मोर देन टाइम में लेस काम भी नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसकी एनर्जी कम है। सो इन इन तो किस केस में वर्क डन होता है? जैसे मान लीजिए ये एक टेबल है, ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक, लाइक अ वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या होगा? ये जो ब्लॉक है, फोर्स लगाने की वजह से ये यहाँ से ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने फोर्स लगाई तो उससे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? वो कितनी भी डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट कितनी भी हो सकती है, वो चाहे 5 सेंटीमीटर की हो, 6 सेंटीमीटर की हो, 8 सेंटीमीटर की हो। लेकिन मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ तो इसी डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब कि मैंने वर्क डन किया। अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और ये जो है वो डिस्प्लेस हो गया, इसका मतलब मैंने वर्क किया, कुछ तो मैंने वर्क डन किया। यहाँ इन दिस केस वर्क इज डन, इन दिस केस वर्क डन हो रहा है। इस केस में हम कह सकते हैं कि वर्क डन हो रहा है। तो अगर ऐसी केस जिसके अंदर फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, इस केस में हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है, कुछ तो वर्क डन हुआ है यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बहुत फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें आपकी मस्कुलर एनर्जी लग रही है। आप थकेंगे, लेकिन यहाँ कोई वर्क डन नहीं हो रहा, क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और उसने अपने सर के ऊपर एक लोड उठा के रखा हुआ है ऐसे। ये जो लोड है ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और जो पर्सन खड़ा है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। सो इन दिस केस क्या वर्क डन होगा? इन दिस केस वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इस केस में फोर्स इज नॉट अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है वो कितना होगा? जीरो होगा, जीरो। यहाँ पर हमारा वर्क डन जीरो होगा। तो टाइप्स ऑफ वर्क डन कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ वर्क डन होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन, विच पॉजिटिव वर्क डन, देयर आर पॉजिटिव वर्क डन,
पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। ये 3 केसेज हैं वर्क डन की। किस केस में पॉजिटिव वर्क डन होता है? पॉजिटिव वर्क डन होता है जब ये इस केस में होता है, मैं आपको दिखाता हूँ फिगर। इस केस में पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है क्योंकि जो जो इसने फोर्स लगाई, फोर्स इसने इस डायरेक्शन में लगाई और डिस्प्लेसमेंट जो हुई वो भी इसी डायरेक्शन में हुई। फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी हुई इसी डायरेक्शन में। इस केस में पॉजिटिव वर्क डन हुआ। और इसी केस में नेगेटिव वर्क डन भी होता है। बताऊं कैसे? ये जब हमने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन इसका जो सरफेस है, सरफेस ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस केस ये हो जाता है हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ढके। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। हियर द वर्क डन इज नेगेटिव एंड विच केस जीरो होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लीजिए आपने इस वुडन ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में जो आपने फोर्स लगाई वो है F। उसको हम F लेते हैं, फोर्स को F मान लेते हैं, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई, तो इसको हम S मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, स्मॉल n न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमने यहाँ पर फोर्स कितना लगाया? तो हमने फोर्स यहाँ पर लगाया F इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने लगाया यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ 5 मीटर, ठीक है। तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 मीटर, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू 5 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 10 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5050। तो अब यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। लेकिन वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जाउल, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है जाउल। ये होती है जाउल की स्पेलिंग JOUL। आई राइट हियर जाउल की स्पेलिंग JOUL, जाउल। ये वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है। अब हमने समझ लिया कि वर्क डन किस केस में हो रहा है, किस केस में नहीं हो रहा है, वर्क डन किस केस में जीरो है, किस केस में नेगेटिव है। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्क का डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड
In this case we say that work done इस केस में हो रहा है हमारा, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया भी, अगर हम इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, 2 न्यूटन 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर कितना आया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमारा फोर्स कितना है, 5 न्यूटन है हमारा फोर्स है हमारा 5 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो फिर हमारा आंसर कितना है, हमारा वर्क डन कितना हुआ है इस केस में, हमारा वर्क डन हुआ है इस केस में 10 न्यूटन हुआ है हमारा वर्क डन। और वर्क की ऐसा यूनिट होती है जाउल। तो दिस आंसर इज 10 जाउल। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट द डिस्प्लेसमेंट इज सेज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फिगर, लेट अस टेक इट दैट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ पर है एक वुडन ब्लॉक है जिसको हमने 7 न्यूटन के फोर्स से उसको फोर्स लगाई है, और वो डिस्प्लेस कितना हुआ है 8 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ही हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा वर्क डन हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। यानी इसका मतलब वर्क डन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला आता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स हमारा कितना लगा है, फोर्स हमारा लगा है 7 न्यूटन, और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर, और फोर्स हमारा 7 न्यूटन। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 7 न्यूटन इंटू 8 मीटर। तो 7 इंटू 8 कितना आ जाएगा हमारा, 7 इंटू 8 48 हमारा वर्क डन हुआ है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन का यूनिट होता है जाउल। 48 जाउल का यहाँ वर्क डन हुआ है, इसका आंसर क्या होगा 48 जाउल। ओके, और आगे हम पढ़ेंगे आगे के और सोल्यूशन। ये देखिए, A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. एक पोर्टर है, यानी कि जो कुली होता है जो स्टेशन पे होते हैं, उसने एक 15 किलो का बैग उठा के रखा है। सर पे नहीं उठाया है, हाथ से ऐसे उठाया है। कितना, अबव द ग्राउंड फ्रॉम 1.5 मीटर। यहाँ पर हमारा मास है वो 15 kg है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा है 1.5 मीटर सॉरी। तो फोर्स इज इक्वल टू, व्हाट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। So there is, in this case, gravity is include, so acceleration due to gravity। यहाँ पर a जो है हमारा वो हो जाएगा, acceleration जो है वो हमारा हो जाएगा acceleration due to gravity। तो फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा is equal to mg, मास into gravity।
तो इससे हमारा फोर्स निकल जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मास कितना दिया हमें, 15 kg, 15 kg। और ये याद रखिएगा मास हमेशा kg में होता है, वो कभी ग्राम में नहीं होता। अगर आपको ग्राम में दिया है तो आप उसको kg में चेंज करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो मास हमारा 15 kg इंटू ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 लेकर चलते हैं। वैसे अप्रॉक्स है इसकी वैल्यू, अप्रॉक्स हम 9.8 लेते हैं, लेकिन 10 लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी कितनी आ गई, हमारा फोर्स आ गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का जब फोर्स आ गया तो अब हमारे पास फोर्स है, हमारे पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो अब हम वर्क निकाल सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा 50 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1.5 न्यूटन। तो 15 न्यूटन इंटू 1.5 इज इक्वल टू 75 न्यूटन। न्यूटन नहीं होगा यहाँ पर, जाउल होगा, क्योंकि वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जाउल। तो अब हम मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हमारा यहाँ 15 kg है, और 15 kg और 15, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 150 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये मैंने गलत लिख लिया, यहाँ पर मैंने 5 लेकर चला, इसलिए गलती हो गई। तो यहाँ पर 15 है और यहाँ 15 kg है, तो 15 इंटू 10 होगा, क्योंकि 15 हमारा मास और इंटू ग्रेविटी हमारी 10 है। तो इसका मतलब 150 आ गया इसका आंसर। और इंटू 150 इंटू कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट, 150 क्या निकली हमारी, न्यूटन, यानी कि फोर्स निकला हमारा। फोर्स इज इक्वल टू 150 न्यूटन इंटू 1.5 क्या है, 1.5 क्या है, डिस्प्लेसमेंट, 1.5 डिस्प्लेसमेंट। तो 150 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 225 जाउल, 225 जाउल आ जाएगा इसका आंसर। 225 जाउल, जाउल जो है वो वर्क की ऐसा यूनिट है, 225 जाउल। सो नेक्स्ट इज, अब ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इस क्वेश्चंस की भी वीडियोस डाल दूंगा। ओके, एनर्जी, देन हियर इज एनर्जी। एनर्जी मैंने आपको पहले बताया था, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। द सन, यहाँ पे लिखा है द सन इज बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस, मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्स ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम द सन। ये बहुत अच्छा लाइन लिखा गया है यहाँ पर कि एनर्जी कभी भी एनर्जी ख़त्म नहीं होगी। एनर्जी हमेशा ट्रांसविजिबल होती है, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। जैसे मान लीजिए सन है, सन से एक प्लांट ने फोटोसिंथेसिस ली। जैसे मान लीजिए वो पोटैटो का प्लांट है, उसने उससे फोटोसिंथेसिस ली, और वो फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एनर्जी है। एनर्जी किस में गई, पोटैटो में गई। पोटैटो हमने तोड़ा वहाँ से और हमने बना के खाया हमने जब, तो हमारे अंदर एनर्जी आ गई। तो वो सन की एनर्जी हमारे अंदर आ गई, किससे, ट्रांसपोर्ट होते होते। वो पहले प्लांट्स में गई, किस फोटोसिंथेसिस से गई। सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड ऑफ प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस फूड प्लांट्स में गई, प्लांट्स से पोटैटो में, पोटैटो हमारा फूड बना, फूड से हमें एनर्जी मिली। तो ये उसकी एनर्जी, सन की एनर्जी हमारे बॉडी की एनर्जी में बदल गई। अब हमने ये पहले भी पढ़ चुका है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के भी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी। और व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी समझने से पहले हमें समझना होगा पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी ये कहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को ग्राउंड से, ज़मीन से उठाकर उसको अपने ऐसे हाथों पर ऊपर उठा लिया है, तो जब मैंने उसको ग्राउंड से ऊपर तक लाया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अगर हम किसी डैम के पानी को इकट्ठा करके रखे रहेंगे तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम किसी डैम के पानी को मान लीजिए अगर हमने स्टोर करके रखा हुआ है, तो उस पानी ने कौन सी एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है? पोटेंशियल एनर्जी उसने स्टोर करके रखी हुई है। जैसे मान लीजिए, जैसे देख सकते हैं आप इस डायग्राम फिगर में, फिगर 11.6, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वेपन है एरो, इस एरो को जब हमने इस डायरेक्शन में हमने इसको स्ट्रेच किया, इस डायरेक्शन में जब हमने स्ट्रेच किया तो इसने कौन सी एनर्जी स्टोर कर ली? पोटेंशियल एनर्जी इसने स्टोर कर ली है। इसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो कौन से डायरेक्शन में जाएगी? इन दिस डायरेक्शन। जो ये जब हमने इसको खींचा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई, और जब जैसे हमने इसको रिलीज किया तो इसकी एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी में बदल जाएगा? ये काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मोशन में नहीं होता, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मोशन में होता है। काइनेटिक एनर्जी जैसे मान लीजिए मैंने अभी जो उठाया था ग्राउंड से अब हाथ में अपने, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, और जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो उसके ऊपर फोर्स लगी, किसकी? ग्रेविटी की फोर्स लगी, और वो नीचे गिरा। तो ये कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। डैम के पानी को भी जब छोड़ा जाएगा, जब वो पानी जाएगा, फ्लो करेगा, मोशन में आ जाएगा, तो वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ना काइनेटिक एनर्जी कभी ख़त्म होगी ना पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लीजिए आप सेकंड फ्लोर पे बैठे हैं तो आप भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके बैठे हुए हैं। तो जो आपका फ्लोर है, अगर वो फ्लोर ना हो तो आपके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगने की वजह से आप नीचे गिर जाएंगे। तो जब आप नीचे गिर रहे होंगे तब आप काइनेटिक एनर्जी में होंगे, तब आपकी फॉर्म क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी में होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हियर इज हाफ mv स्क्वायर। हाफ m क्या? मास। m इज मास और v वेलोसिटी का स्क्वायर। मास, m का मास और वेलोसिटी वेलोसिटी का स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हाफ mv स्क्वायर, यानी कि अगर मास हमें 15 kg गिवन है, 15 kg मास गिवन है और उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो फिर क्या होगा इसका आंसर होगा, तो पहले एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ इंटू मास हमारा कितना? 15 kg, और वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। 15 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ डबल बार 4 मीटर पर सेकेंड क्यों है? क्योंकि हेयर इज वेलोसिटी स्क्वायर है यहाँ पर। तो 4 इंटू 4 इजकल टू 16, 16 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 16 आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 इंटू 15 120 आ जाएगा। 120 क्या? जाउल। काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी की SI यूनिट भी जाउल में ही होगी। काइनेटिक एनर्जी की भी SI यूनिट किस में होगी? जाउल में ही होगी। 120 जाउल इसका आंसर है, राइट आंसर इसका 120 जाउल। ये देखिए,
अगर मान लीजिए आपको वेलोसिटी नहीं गिवन है, यू गिवन है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्राई ना कर पाएँ, आपको ना आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगा आपके पास पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पहले बता दिया था। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई? ये देखिए, ये फिगर 11.4, ये इस डायरेक्शन में हमने इसको उठा लिया। जब हमने इसको उठाया तो इसने कौन सी एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में गिरेगा? इस डायरेक्शन में गिरेगा, इस डायरेक्शन में गिरेगा ये। तो जब ये इस डायरेक्शन में गिरा, किस चीज़ की वजह से गिरा? ग्रेविटी फोर्स की वजह से गिरा। तो जब ये गिरा तो इसकी एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जब इसको हम छोड़ेंगे तब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक। ये मोर टू नो पढ़ते हैं। टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज। An object is a given position can have a certain potential energy with respect to one level of a different value of potential energy with the respect to another level। इसमें ये कह रहा है कि जैसे आपने इसको इस फिगर में आप देखिए, आपने पहले इस बॉक्स को स्ट्रेट लाइन में उठा लिया। स्ट्रेट लाइन में आपने इस बॉक्स को उठा लिया, तो उसके बाद क्या होगा? आपने जब इसको स्ट्रेट लाइन में उठा लिया और इसको आपने पहले ऐसे लेकर गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी? इन दोनों की हाइट सेम है। इन दोनों की हाइट सेम है, भले इसका पाथ अलग हो जाए, ये इतना इधर मुड़ा हो, इतना इधर मुड़ा हो। पाथ 2 भी है इसके अंदर, पाथ 1 भी है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों सेम होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, क्योंकि इसके अंदर मास इन्वॉल्व है, ग्रेविटी इन्वॉल्व है और हाइट भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे लिखा हुआ है mgh। ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यहाँ पर देखिए आपको मास कितना गिवन है? 10 kg मास गिवन है। हाइट है हमारे पास 6 मीटर एंड ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो हेयर वी कुछ नहीं करना है, बस तीनों मास, हाइट एंड ग्रेविटी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमने ग्रेविटी 9.8 ली है, तो 10 इंटू 9.8 इजकल टू 98 इंटू 6। 98 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 588 जाउल। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी इसकी 588 जाउल। जाउल क्या है? एनर्जी की वर्क का SI यूनिट है। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी की भी SI यूनिट होगी, जाउल। सो आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 11 ऑफ वर्क डन, चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 9, whose नेम इज़ वर्क एंड एनर्जी। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 भी डाल दूँगा। तो तब तक के लिए बाय।